This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes, and this is aptitude series and the aptitude test number 4. Right, this is the time to evaluate yourself within 20 minutes. So be ready for the starting of this session. Right, so welcome back once again, and now the question number 1 is in front of you. Right, so please read it carefully and answer it within only 20 seconds, right, or the 10 seconds. Right, so question number 1: which country get top spot in the ICC test rankings after replacing India in the latest time? हाल ही में भारत की जगह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आपका क्या किया है, टेस्ट रैंकिंग निकाली है, उसमें किस देश ने भारत को रिप्लेस किया है और शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है आपका, बोलेगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया. सो योर आंसर विल बी ओके. इसका सही आंसर है आपके सामने, मैं आंसर बता देता हूं आपको. इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया आईसीसी के द्वारा जारी की गई अभी जो नई रैंकिंग आई है उसमें टॉप स्पॉट पर है, और इससे पहले इंडिया टॉप स्पॉट पर था, लेकिन जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग आई है उसमें इंडिया तीसरे स्थान पर आ गया है. मतलब पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर आपका इंडिया. ऑस्ट्रेलिया अकेले आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के साथ में टी20 रैंकिंग में भी एक पहले स्थान पर बना हुआ है. और अगर मैं बात करूं तो वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड, ओके, इंग्लैंड फर्स्ट रैंकिंग पर बना हुआ है. ओके, सो ये सारे के सारे आपको माइंड में रखना है. टेस्ट और टी20 में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है और वनडे में इंग्लैंड नंबर 1 है. राइट, चलेगा, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से. ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस डे? ओके, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस डे? राइट, दिस इज वर्ल्ड. बताइए विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? चाहे हम इसको बोल सकते हैं विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और वर्ल्ड प्रेस डे. विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 मई, 1 मई, 2 मई, 2 मई, 3 मई, 3 मई, 4 मई, 4 मई. ऑप्शन सोच लीजिए जल्दी से. विश्व प्रेस दिवस, चलेगा, आंसर आपको बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही. 3 मई मतलब 3 मई को विश्व प्रेस दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसमें हाल ही में भारत की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें आपकी भारत की रैंकिंग 142वीं रैंकिंग आई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता की सीरीज में. उसमें भारत की 142वीं रैंकिंग है. राइट, तो याद रखना है हमें इतना सा. आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरह. ओके, What is the new deadline for qualification period of Tokyo Olympics? टोक्यो ओलंपिक की योग्यता अवधि के लिए नई समय सीमा क्या है? जून 1, 2021, 1 जून 2021, जून 29, 2021, 29 जून 2021, जुलाई 29, 2021, 29 जुलाई 2021, जुलाई 1, 2021, 1 जुलाई 2021. सोच लीजिए जल्दी से, आपका आंसर क्या है? सही आंसर, इसका सही आंसर है, आप लोगों ने सोच लिया होगा, टोक्यो ओलंपिक्स जो आपके होने वाले थे इस साल वो टल गए हैं कोरोना वायरस की वजह से. तो आपको वो 2021 के लिए नई डेडलाइन क्या जारी की गई है आईओए के द्वारा, वो आपको बतानी है. जल्दी से सोच लीजिए. या योर आंसर इज 29 जून 2021. तो जो नई डेडलाइन है, जो नई योग्यता अवधि है, नई समय सीमा है, वो आपकी 29 जून 2021 क्या की गई है, निर्धारित की गई है. 29 जून 2021 is considered as a new time period for the eligibility for the Tokyo 2021. Right now,
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं क्लियरली, लक्ष्मी कमा बिजली कमा पिप्पली वर्ण वृत्त के लिए एक शब्द है। मतलब ये तीनों के तीनों का सेम अर्थ आना चाहिए उस शब्द से। ऑप्शन नंबर 1 प्रवाही, ऑप्शन नंबर बी लहरें, ऑप्शन नंबर सी चंचला, ऑप्शन नंबर डी उत्समा। जल्दी से सोच लीजिए आप अपना आंसर। लक्ष्मी, बिजली, पिप्पली वर्ण वृत्त के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं प्रवाही, लहरें, चंचला, उत्समा। सो इसका सही आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा और होप सो सारे के सारे लोगों के, अधिकतर लोगों के आंसर सही जाएंगे। इसका सही आंसर है चंचला। आपने अगर सिनोनियम पढ़े हैं, अगर मैं पर्यायवाची की बात करूं तो लक्ष्मी का भी पर्यायवाची चंचला होता है, बिजली का भी चंचला चपला होता है, पिप्पली मीन्स होता है पीपल, पीपल वर्ण मीन्स होता है, वर्ण वृत्त मीन्स होता है जो लगा हुआ डंडल है उसका, वो कहलाता है चंचला। साथ में उसका भी नाम चंचला आ जाता है। तो तीनों के तीनों वर्ड जो सेम वर्ड को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो चंचला है। प्रवाही मतलब प्रवाहित होने वाला, मतलब बहने वाला। लहरें तरंगे होता है। एंड उत्समा, उत्समा कोई एक वर्ड जब जिसमें क्या है उत्सव से रिलेटेड है, मतलब प्रसन्नता से रिलेटेड है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो वर्ड जो रिलेट कर रहे हैं वो चंचला को कर रहे हैं। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और यहां पर आप देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। परमाल रासो एक बहुत ही अच्छी हिंदी की रचना है, उसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए जगनिक, ऑप्शन नंबर बी नरपति नाल, ऑप्शन नंबर सी सारंगधर, ऑप्शन नंबर डी चंद्रवरदाई। जल्दी से सोच लीजिए आपका सही आंसर क्या है। जगनिक, नरपति नाल, सारंगधर, चंद्रवरदाई। परमाल रासो रचना के रचनाकार। इसका सही आंसर है जगनिक। क्या आंसर है इसका? जगनिक। याद रखेंगे हम, जगनिक ने ही परमाल रासो लिखी थी। आपने देखा यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं चंद्रवरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज रासो जो सबसे ज्यादा लड़के क्या रहते हैं इसमें वो रहते हैं, क्या रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं। जगनिक ने क्या लिखी है? परमाल रासो। और याद रखिएगा चंद्रवरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। ओके, इसके अलावा बीसलदेव रासो भी है, कुमार रासो भी है। ये सारी के सारे रासो वर्ड से लगता है कि हमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखना है स्टेप बाय स्टेप। चंद्रवरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। और जगनिक ने क्या लिखा है? परमाल रासो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इंग्लिश पोर्शन में हम लोग आ चुके हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से चूज द करेक्ट वर्ड। आर सर टीचेस मैथमेटिक्स डैश केमिस्ट्री। यहां पर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के बीच में कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड आना चाहिए? एंड ऑप्शंस आर अक्रॉस, बिसाइड्स, बिसाइड, बिकम्स। सोच लीजिए जल्दी से आंसर्स। आर सर टीचेस मैथमेटिक्स डॉट 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 केमिस्ट्री। ऑप्शंस आर अक्रॉस, बिसाइड्स, बिसाइड, बिकम्स। देखिएगा इसका सही आंसर है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त। तो हमारे अध्यापक गणित के अतिरिक्त रसायन शास्त्र को भी पढ़ाते हैं, इसका सही मीनिंग हुआ। अक्रॉस मीन्स होता है किसी को, मतलब समझ में आ रहा है, दौरान। बिसाइड मतलब होता है अलग, और बिकम्स मीन्स होना है होना। तो इस तीनों की तीनों अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं इस गिवन सेंटेंस में, तो वो that does not make a complete sense, that does not make a correct sense for this sentence. That is why we have to use the correct word for this sentence, that is besides, right? Our sir teaches mathematics besides chemistry. That means हमारे अध्यापक रसायन के अलावा गणित भी पढ़ाते हैं। ओके, ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और ये भी एक और अच्छा क्वेश्चन इंग्लिश में। आपको दिखाना है फाइंड द एरर। आपको गलती फाइंड आउट करनी है। राम वॉज में कोई गलती है, सीनियर टू में क्या गलती है, और द सैम इन द कॉलेज। राम वॉज सीनियर टू सैम इन द कॉलेज। एंड ऑप्शंस आर राम वॉज, सीनियर टू, सी ऑप्शन सैम इन द कॉलेज, एंड डी देयर इज नो एरर। सो योर आंसर विल बी, जल्दी से सोचिएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं लेना चाहिए आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं
और शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपका एवेल्यूएशन हो रहा है, जल्दी से सोचिएगा। आपका इसका सही आंसर है नो एरर। यहां पर राम was, राम is a singular, so the helping verb that is that I am using here was, that is as per the mark senior to, as we know that जो हम लोग सीनियर, जूनियर, प्रायर या फिर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इंफीरियर, सुपीरियर, ये सारे के सारे वर्ड हम लोग किन्हीं भी दो नाउन्स को कंपेयर कराने के लिए यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, जब दो प्रॉपर नाउन्स की कंपेयर कराते हैं तो वहां पर उनका कंपेयर देन से ना कराकर इन सारे के सारे वर्ड्स के साथ में क्या यूज होता है, टू यूज होता है। क्या होता है, टू। याद रखिएगा सीनियर टू, प्रायर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, इस सारे के सारे किन्हीं भी दो प्रॉपर नाउन्स को क्या करने के लिए, कंपेयर कराने के लिए। तो यहां पर सीनियर टू भी कैसा है, अप टू मार्क है, मतलब करेक्ट है। सेम इन द कॉलेज, सेम एक प्रॉपर नाउन है, वो भी सही है। इन द कॉलेज, एक पर्टिकुलर कॉलेज की बात हो रही, तो आर्टिकल भी यहाँ पर द आएगा। ओके, तो यहाँ पर सारी की सारी कोई एरर ही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया, राइट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अपने मैथमेटिक्स पोर्शन में आ चुके हैं हम। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:7 एंड देयर एचसीएफ इज 6, फाइंड आउट एलसीएम। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उनका एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। याद रखना है, दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया गया है 4:7, 4:7 में, और साथ में उनका एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक दिया गया है 6, तो इनका एलसीएम होगा। 10 सेकेंड है आपके पास में, जल्दी से सोच लीजिए। ओके, सो टाइम्स अप नाउ। सो यहां पर सही आंसर है इसका 168। क्या है इसका सही आंसर, 168। अब आपको मैं इसमें अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको यहां पे समझना है ये हमारा आंसर कैसे आया, राइट, यही तो बात है। तो याद रखिएगा, जैसे अगर दो नंबर्स आपको दिए गए हैं, मान लीजिए A/B, तो आपको कितना दिया गया है 4:7, और जब हम दोनों नंबर्स को अलग अलग लिखते हैं तो उस रेशियो को हटाने के लिए कोई एक वेरिएबल लेना पड़ता है, तो 4x आएगा। और अगर मैं बात करूं तो b का कितना लिखेंगे हम, 7x, राइट। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप अगर a को यहां पर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, a को अगर मैं 4x लिखूं तो 4 को क्या लिखेंगे हम, 2 × 2 × x, राइट। और अगर मैं b को लिखूं जो हमारी b की वैल्यू है 7x, तो क्या लिखेंगे हम, 7 × x। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, केवल x दिख रहा है। और आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू ऑफ द नंबर्स, मतलब दोनों संख्याओं में महत्तम समापवर्तक क्या होता है, दोनों की सबसे बड़ा, दोनों की कॉमन नंबर। तो यहां पर क्या है, वो x है। तो आपको पता चल गया एचसीएफ जो 6 दिया है वो किसकी वैल्यू बन गई, 6 की वैल्यू बन गई। किसकी वैल्यू बन गई, 6, मतलब x की वैल्यू। तो आपका पहला नंबर निकल के आ गया 4 × 6, मतलब आ गया 24। और अगर मैं बात करूं b जो 7x दिया है, तो 7 × 6 आ गया आपका 7 × 6 = 42, राइट। अब आपको 24 और 42 का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। और आप जानते हैं किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, तो आप देखिएगा किसका, 24 और किसका, 42 का एलसीएम। तो आप जानते हैं यहाँ पे देखिएगा 2 से तो ये कितने बार जाएगा, ये 12 टाइम, और 2 से ये 21 टाइम। 2 से अगेन जाएगा तो 2 से ये 6 टाइम, और 2 से ये कितने टाइम, 21 टाइम। फिर आप 2 से देंगे तो 2 से 3 टाइम, और 2 से 21 टाइम अगेन देंगे, तो आप देखेंगे 3 से 1 टाइम और 3 से 7 टाइम। और यहाँ पर आप 7 से देंगे तो आ गया, तो 1 and 1। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, and 24 × 7 = 168। सो योर राइट आंसर इज 168। कैसे निकाला, समझ में आ गया। रेशियो दिया गया था, उनको पहले दोनों नंबर्स को लिखिए। सो a = 4x, v = 7x। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन होता है वो फैक्टर क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। दोनों नंबर्स कैलकुलेट कर लेंगे, देन एलसीएम निकाल देंगे। दिस इज ऑल अबाउट टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल।
राइट। सो चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आपके पास में है 168, राइट। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक और अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। फॉर ड्रॉइंग अ सर्किल टचिंग ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल द सेंटर यूज्ड इज। त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूने वाले एक वृत्त को खींचने के लिए उपयोग किए जाने वाला केंद्र है। ट्राइंगल जानते हैं, वो कोई भी हो, हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि वो आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या स्केलाइन ट्राइंगल है, या फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल है, या फिर बोलेगा राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब मैं आपको बताऊं, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, या फिर बोलेगा अगर मैं बताऊं आपको तो एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज है, या फिर क्या है न्यून कोण अधिक कोण त्रिभुज है, या समकोण त्रिभुज है। बात चल रही है किसी भी त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस मतलब तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाने वाला वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है। समझ में आ रहा है? जो सर्किल ड्रॉ किया जाता है, जो कि that goes touches to the all the 3 vertices of a given triangle and the center of that circle is called, what is this? In center that means अंतः केंद्र, circumcenter that means परिकेंद्र, ऑर्थोसेंटर that means लंब केंद्र, और सेंट्रॉइड means केंद्र। आपका सही आंसर होगा, जल्दी से सोच लीजिए, सोच लिया होगा, त्रिभुज के तीनों शीर्षों ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करके जाने वाला जो सर्किल ड्रॉ किया जाता है उसका सेंटर, उसका केंद्र क्या कहलाता है। आपका सही आंसर है सर्कमसेंटर। क्या है इसका सही आंसर? सर्कमसेंटर। अब इसको अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, जो इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र होता है, अगर मैं बात करूं तो वो इस ट्राइंगल के तीनों कोणों का समद्विभाजन से बनता है। इसके कोण के समद्विभाजन, इसका भी कोण का समद्विभाजन, और ये तीनों के तीनों कोण जहां पर कट करेंगे उस वाले क्या लेके आप इस वाले का जो तीनों के तीनों मीटिंग पॉइंट है उससे लेके कहीं भी एक डिस्टेंस लेके आप क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो इन सेंटर के द्वारा आप एक तीनों के तीनों साइड्स को टच करते हुए सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। क्या कहलाता है? इन सेंटर, अंतः केंद्र। अगर मैंने आपको जो आंसर बताया परिकेंद्र, तो उसमें हम क्या करते हैं, सभी भुजाओं का लंब समद्विभाजक करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजक। ओके, अब इन तीनों को आपने देखा तो लंब समद्विभाजक एक पॉइंट पर कट करते हैं, और एक पॉइंट से जो पॉइंट पर मीटिंग पॉइंट है उससे किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस लेते हुए आप एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं, तो कहां से जाएगा? वो तीनों के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए जाएगा। यही आपका आंसर है परिकेंद्र। समझ में आया कैसे बनता है? भुजाओं के लंब समद्विभाजक से, और अंतः केंद्र किससे बनता है? कोणों के समद्विभाजक से। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र किससे बनता है? जैसा इसका नाम है, तीनों भुजाओं पर लंब डालेंगे, मतलब परपेंडिकुलर डालेंगे। उन परपेंडिकुलर तीनों के तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर का जो मीटिंग पॉइंट होगा उसके द्वारा बनता है हमारा ऑर्थोसेंटर, और सेंट्रॉइड बनता है हमारी तीनों भुजाओं पर हमें मीडियंस डालनी पड़ेंगे। तीनों की तीनों भुजाओं की मीडियंस मतलब माध्यिकाएं, तो तीनों भुजाओं की माध्यिकाओं के मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। याद रखना, मतलब परपेंडिकुलर्स के मीटिंग पॉइंट को ऑर्थोसेंटर मतलब लंब केंद्रक, और क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, माध्यिकाओं, या फिर यहां पर हम बात करें मीडियंस के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, याद रखेंगे सेंट्रॉइड केंद्रक, और भुजाओं के लंब समद्विभाजक के मीटिंग पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? सर्कमसेंटर परिकेंद्र, और कोणों के समद्विभाजक के मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र, इन सेंटर। राइट, चलेगा। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम बढ़ते हैं अपने, और एक और अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। 6 pipes can fill the tank in 1 hour and 20 minutes, right? So how much time in minutes it will take to fill by 5 pipes? 6 पाइप एक टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भर सकते हैं। टैंक है, उसको 6 पाइप अगर लगातार साथ में भरते हैं तो 1 घंटे 20 मिनट, मतलब अगर इसको मैं बात करूं पूरे मिनट कितने हो गए, तो 1 घंटे में होते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, अभी सॉल्व करते टाइम बताएंगे। अगर इसी टैंक को 5 पाइपों द्वारा भरना है तो कितने मिनटों का समय लगेगा? 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं,
बिल्कुल 10 सेकेंड ही लगेंगे। 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। Okay, so time's up now. So right answer it is 200/3. Right. अब आपको यहाँ पर सोचना है किस तरीके से। तो आप मान लीजिए 6 पाइप है ना, आपके 6 पाइप दिए गए थे, मैं हिंदी में समझा देता हूँ आपको। तो 6 पाइप को कितना टाइम लग रहा था? 1 hour and 20 minutes, राइट। तो आपको पता है यहाँ पे आंसर्स किस में निकालना है? मिनटों में। हमें साफ साफ लिखा है मिनट्स में आंसर निकालना है। तो आप टोटल मिनट में बल दें तो 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, और ये कितने हैं? 20। तो 60 और 20 कितना हो गया? 80 मिनट्स हो गया। ओके, अब आपको पता है 6 पाइप को भरने में टाइम लग रहा था कितना? 80 मिनट्स। तो बताइए एक पाइप को कितना लगेगा? एक पाइप का निकालेंगे, ज्यादा का दिया हो कम का निकालना होता है तो क्या लगता है? डिवाइड। तो 80 अपन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना है एक्चुअली में कितने के लिए? 5 के लिए। तो आपको पता चल गया, क्या पता चल गया? एक का दिया गया हो तो अधिक का निकालना हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखिएगा 80/6 गुणे कितना हो जाएगा? 5, मतलब 80/6 इंटू 5। अब आप देखिएगा तो ये 2 से चला जाएगा 40 टाइम, और 2 से कितना चला जाएगा? 3 टाइम। 45 जा होता है 200 और अपॉन 3, एंड दिस इज योर राइट आंसर। तो हमने क्या निकाला? 6 पाइप अगर एक टैंक को भरते हैं कितने टाइम में? 1 hour 20 मिनट्स में। तो मैंने टोटल मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 hour में होते हैं 1 hour में होते हैं 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स एंड 20 मिनट्स कितने हो गए आपके? 80 मिनट्स। तो आपको पता चल गया जो 6 पाइप हैं वो एक टैंक को भरते हैं कितने मिनट्स में? 80 मिनट्स में। तो एक पाइप भरेगा 80/6 कितने मिनट्स में? 80/6 को आप सॉल्व भी कर सकते हैं 40/3 डायरेक्टली, ओके, मिनट्स। लेकिन आपको निकालना कितने के लिए? तो 5 पाइप अगर लगातार काम करते हैं तो उसी टैंक को कितने मिनट्स में भर सकते हैं? तो 40/3 और द 80/6 मल्टीप्लाई बाय 5, और आपका रिक्वायर्ड टाइम निकल आया 200/3 मिनट्स, राइट। So this is your all about the basic concept that I am here. आपको यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो जरूर इसको देखिएगा, ओके। और दूसरे लोगों को भी सजेस्ट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एप्टीट्यूड टेस्ट को दें और अपने एवेल्यूशन को देखें विद इन ओनली 20 मिनट्स, ओके। सो वंस अगेन I want to thanks to all of you who are watching my video and who are testing your skills, your preparation while giving your 20 minutes on my YouTube channel, right? And once again, if you want to support my journey, so please subscribe my channel and watch and share my videos as you can. Thank you very much.